मगरबी बंगाल के बीरभूम तशद्दुद मामले में ममता बनर्जी को कोलकाता हाई कोर्ट से एक तगड़ा झटका लगा है। मफाद आमा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई करेगी। अब तक इस मामले की जांच एसआईटी कर रही थी। बीरभूम में टीएमसी लीडर के कत्ल के बाद तशद्दुद भड़क उठा था। तशद्दुद में 2 बच्चों और 3 ख्वातीन समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान कई अहम उमूर पर बातचीत हुई। इससे पहले वांग यी ने एनएसए अजीत डोभाल से भी बातचीत की। एस जयशंकर और वांग यी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। गलवान घाटी में हुए झड़प के बाद चीन के वज़ीर ख़ारजा का ये पहला हिंदुस्तान दौरा है। अपोजिशन के एहतजाज का हुकूमत और तेल की कंपनियों पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। इस हफ्ते में तीसरी बार एक बार फिर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा किया गया है। बैरूनी बाजारों में खाम तेल महंगा होने की वजह से मुकामी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी के साथ ही डीजल की कीमत 89 रुपये 7 पैसे फी लीटर हो गई है। माहिरीन के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग की वजह से खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है। मेरा नाम मोहम्मद रज़ी है। पेट्रोल डीजल और गैस पे जो रेट बढ़ा हुआ है, इसमें लोकल आदमी जो जनरल और मीडियम क्लास आदमी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन मार्केट में पहले कभी नहीं हुआ था। तो इसके लिए जो सो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सो सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जो सो इसको जनरल पब्लिक, क्योंकि जनरल पब्लिक से आप वोट लेके जो सो आप सीट पे बैठे हैं, तो जनरल पब्लिक जो कॉमन मैन है, जो मिडिल क्लास है, आप इलेक्शन में देखिए तो मिडिल क्लास आदमी जो सो वोट डालने ज़्यादा आता है, हाई क्लास और लोअर क्लास के आदमी नहीं आते हैं। और आप जो बजट है, आपका जो पॉकेट है, वो मिडिल क्लास के ऊपर ही इफेक्ट कर रहा है। तो प्लीज़ ये थोड़ा देखना चाहिए। थैंक यू। नहीं, वो तो 112 बोले तो अभी घर का मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा सर, किस्त भरना नहीं हो रहा गाड़ी का, सुबह निकलना पड़ता है 6 बजे। बताओ, बहुत हालत ख़राब है। पेट्रोल डालने के लिए आदमी सोचता है, अभी ऐसा लगता है ऑटो चलाना बंद कर देना चाहिए। बताइए, सभी चीज़ महंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और अपोजिशन हुकूमत की पॉलिसी को इस पर निशाना बना रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि आवाम के सब्र का बांध अगर टूट गया तो सरकार के लिए मुश्किल होगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सर, आज तीसरे दिन लगातार ऐसा हुआ है कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं 80 पैसे बढ़ाकर करीब 2 रुपये 40 पैसे जो बढ़ चुके हैं अभी तक। ये बढ़ाने का काम ही है उनका। और 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये या 5 10 एक ही दम नहीं बढ़ाते, क्योंकि लोगों को ये मालूम होगा कि 10-20 बढ़ गया और ये रोज़ बढ़ाते रहते। ऐसा कौन सा ऐसा कि रोज़ क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश सरकार कर रही है और कंपनीज भी कर रही है। तो उनको लोग अगर जो सहन कर रहे हैं और जो अगर उनकी सहन करने की क्षमता निकल गई तो नेचुरली इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और लेने के देने पड़ेंगे। लेकिन सर, आप लोगों ने ये मामला उठाया हुआ था 2 दिनों पहले, संसद में हंगामा भी किया था। क्या आज भी इस मसले को आप लोग उठा रहे सदन के अंदर? देखिए बार बार हम उठाते रहते हैं, उसको कोई रिप्लाई नहीं आता। और जो हम 267 में जो ये सदन में उठा के चर्चा करना चाहते हैं, उसको सरकार के ओर से सम्मति नहीं मिलती। और ऐसा होने से जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सरकार समय नहीं देना चाहती है। पहले तो ये कहते थे कि हंगामा करते हैं, चर्चा को कोई तैयार नहीं है। जब हम चर्चा को तैयार है, शांत रीति से चल रहा है और सब बातें रख रहे हैं, उसका उत्तर भी नहीं मिल रहा है। अब उदाहरण के तौर पर रेलवे में बहस पहले कम से कम 24 घंटे तक चलती थी, रात तमाम चलती थी। आज
घंटे 1.5 घंटे में उसका रिप्लाई देना भी सिमट लिए, और लोग जो जो कहे वहाँ हाउस में उसका कोई उत्तर बराबर नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, निगलेक्ट कर रहे हैं। बोलने दो, बकने दो, कितना बोलते हैं बोलने दो, हमारे पास मेजॉरिटी है, हम कुछ भी करेंगे, और जब लोग हमारे साथ है तो ऐसी चीज़ें करते रहेंगे, ये कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, कर्नाटक में एक मंत्री ने बोला है कि एक समय आएगा जब सभी मुस्लिम और ईसाई जो हैं वो आरएसएस के साथ होंगे। ये देखिए, ऐसी चीज़ें जो लोग दूसरे धर्मों के बारे में बोलते हैं, पहले अपने धर्मों में क्या कमियां हैं उसको निकालिए पहले, उसके बाद दूसरे धर्मों की बात कीजिए। न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासत में सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड नाफिज करने की बात कही है। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने धामी की हिमायत की, ताम उन्होंने जोर देकर कहा कि यकसा सिविल कोड के मामले में बातचीत के जरिए इत्तफ़ाक़ राय कायम करने की ज़रूरत है। आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम देश मना रहा है। संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, जिस संविधान को बनाने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के हज़रत मोहानी तक की भूमिका रही है, कांग्रेस पार्टी के जो जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और भी तमाम लोगों का रहा है, उसमें जो है आर्टिकल 44 में ये जिम्मेदारी दी गई है सरकारों को, सरकार को, कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़िए, काम करिए। लेकिन आज़ादी के 75 साल हो गए, जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं और संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए था, वो नहीं निभाया लोगों ने, पर राजनीतिक पार्टियों ने। गोवा में कॉमन सिविल कोड है, लेकिन कॉमन सिविल कोड का ये मतलब थोड़ी है कि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी। कॉमन क्रिमिनल कोड है ना इस देश में, इस तरह से कॉमन सिविल कोड है, होने की बात है। और जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार ने इस दिशा में बात करी है, मुझे लगता है कि इस दिशा में सहमति बनाने की ज़रूरत है, चर्चा होनी चाहिए। और कॉमन सिविल कोड हमारी संवैधानिक, सभी की संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी आल्सो। कर्नाटक में 17 मार्च को मुस्लिम तंजीमों की जानिब से मनाए गए बंद पर सियासत तेज़ हो गई है। चंद हिंदू तंजीमें इसको बहाना बनाकर मंदिरों के मेलों में मुस्लिम ताजिरों को बाइकआउट करने का मुतालबा कर रही हैं। सियासी तजिया निगार अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान ने कहा कि हिजाब पर फैसला के खिलाफ मनाए गए पुरअमन बंद को देखकर संघ परिवार की तंजीमें बौखला गई हैं, एक्शन रिएक्शन की सियासत कर रही है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान ने कहा कि अदालतों के फैसलों के खिलाफ एहतजाज करने की कई मिसालें मुल्क में मौजूद हैं। खामोशी के साथ, शांति के साथ, सुकून के साथ जो ये प्रोटेस्ट हो गया ना, जिस तरीके से हर एक मुसलमान इसके अंदर साथ दे दिया ना, इससे इनको पेट में जलन हो रही है। और प्रोटेस्ट करना आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वंस अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। शबरीमले के मामले के अंदर हमने देखा, अमित शाह ने खुद कहा कोर्ट हो या गवर्नमेंट हो, इस तरीके के ऑर्डर्स और हुक्म नहीं जारी करना चाहिए जिस पर अवाम को अमल करना मुश्किल हो जाए। देखिए, जब जज्बाती बात, एक मजहब की बात आती है तो इंसान का जज्बाती हो जाना ये सब मामूली बात है। कावेरी के प्रोटेस्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, अब 1992 खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore. इसके प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। आज उत्तर प्रदेश में नई हुकूमत बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर रियासत के वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। योगी के हलफबरदारी तकरीब में पीएम मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कदावर लीडर शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती को भी अपने हलफबरदारी तकरीब में मदऊ किया है। योगी काबीना में कितने वजीर होंगे, किसका पत्ता कटेगा, इस बार कितने नए वज़ीर आला होंगे, ये सारे सवालात हर किसी के जहन में है। साथ ही ये सवाल भी आम है कि नई हुकूमत में केशव प्रसाद मौर्य का रोल क्या होगा और दिनेश शर्मा इस बार किस रोल में नजर आएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचूर गांव में। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनके पैतृक गांव में इस समय हम मौजूद हैं। उनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि उनकी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माताजी, पता है आज मुख्यमंत्री जी दोबारा शपथ ले रहे हैं, आपके बेटे हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ, तो हमें भले ही लग रहे हैं। आज दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेना चाहिए, बात होनी चाहिए या टीवी में देखो ना। अब टीवी में भी देख रहे थे, उनका बात भी हुई राम बात। आखिरी बार कब मिलो बेटा से? आखिरी बार कब मिलो बेटा से? कब तो मिल थे, पहले बार आए थे जब दो मिल थे। तो जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी माताजी हैं, तबीयत थोड़ा खराब सी रहती है उनकी। हालांकि अब गढ़वाली में जो उन्होंने बात करी, जो लोकल लैंग्वेज है यहाँ की, उसमें वो कह रही थी कि हाँ याद आती है, बात भी होती है और जब भी कभी याद आती है तो अपने बेटे से वो बात करती हैं। इस तरीके से उन्होंने बात कही है और अब वो बता रही हैं कि जब शपथ ग्रहण होगा तो वो टीवी में उसे जरूर देखेंगी, लाइव देखेंगी, क्योंकि पूरा परिवार यहाँ पे जुट गया है।
शाम 4 बजे के बाद से लाइव जो चलेगा शपथ ग्रहण का वो उसको टीवी पर देखेंगे। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, यमकेश्वर। और योगी आदित्यनाथ के भाई से भी न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज हम उनके पैतृक गांव में हैं। पंचूर गांव है ये, पौड़ी जनपद का जो यमकेश्वर ब्लॉक है उसका पंचूर गांव है। आज उनके पैतृक गांव में उनके जो पैतृक घर है, निवास है, उसमें इस समय हम मौजूद हैं। सामने जो घर आप देख रहे हैं ये उनका पैतृक घर है। 1982 में ये घर बनाया गया था उनके पिताजी आनंद सिंह बिष्ट के द्वारा। और इसी के साथ ही एक और घर है जो उनके बड़े भाई हैं मानवेंद्र सिंह बिष्ट, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। और सामने एक बच्चा आप देख रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ उनके भतीजे हैं। तो आज उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से वो देख रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से उनके जो भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो शपथ लेने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर इस चीज को? बड़ी खुशी का माहौल है और हमें तो गर्व है, काफी गर्व है और अपने आप पे भी गर्व है। अपने आप पे भी हमें गर्व है क्योंकि हम ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं, यही वो है। आज किस तरीके से तैयारियां रहने वाली है, दिन भर का किस तरीके से प्रोग्राम रहेगा यहाँ पे? अब तैयारियां अभी थोड़ी देर बाद अभी महिला संगीत वगैरह का है और अन्य कार्यक्रम भी हैं। बाकी खाने वगैरह की व्यवस्था भी लगभग सभी लोगों के लिए इधर कर रखी है। यही गांव में व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने। लास्ट वो कब यहाँ पे आए थे, जो उनका घर है यहाँ पे, आप लोगों से मुलाकात करने कब आए थे इस घर पे? इस घर में 2017 में आए थे, जब ये पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे। तो उस टाइम रैली थी यहाँ पे यमकेश्वर में, रितु खंडूड़ी की, उसमें आए थे। उसके बाद नाइट में आए थे घर पे, एक नाइट रुके, फिर सवेरे निकल गए थे। उसके बाद से कभी आना हुआ यहाँ पे? कभी नहीं, उसके बाद यहाँ पे तो आना नहीं हुआ। 2017 के बाद नहीं, बाकी कोर्ट द्वार इसके आए, पर घर पे आना नहीं हुआ। 2017 के बाद घर पे नहीं आना हुआ। अच्छा, आज तो एक बड़ा पल आप लोगों के लिए होने वाला है। आपके तो खुद के परिवार का एक सदस्य है जो मुख्यमंत्री दोबारा बनने जा रहा है। गौरवान्वित होंगे इस चीज को लेके? पूरा परिवार एकजुट होगा आज यहाँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गौरवान्वित है और पूरा परिवार अभी धीरे धीरे एकजुट होने वाला है। थोड़ी देर तक 11-12 बजे के बाद आपको यहाँ सारे लोग नजर आने लग जाएंगे, क्योंकि मैं भी इसी उसमें आ रखा हूँ, क्योंकि मेरी तो तबीयत सही नहीं है। मैं भी इसी उसमें आया, मैं भी घर। धन्यवाद सर। तो आज जो पूरा दिन है वो यहीं पर रहने वाला है। महिला संगीत होंगे और कार्यक्रम यहाँ पे किए जाएंगे। क्योंकि पैतृक निवास है, पैतृक घर है, तो जो उत्तराखंड से गहरा नाता है वो इस घर से भी है, क्योंकि यहीं पर उनका बचपन बीता था। उसके बाद 10th तक बताते हैं कि 10th तक वो यहाँ पे रहा करते थे। उसके बाद फिर वो टिहरी चले गए थे, फिर कोटद्वार और उसके बाद फिर गोरखपुर। तो एक बड़ा लंबा समय उन्होंने इस घर में अपने जो परिवार के लोगों के साथ व्यतीत किया था। आज दिन भर हम न्यूज़ 18 यहाँ पे रहेगा और पल पल की अपडेट लोगों को बताता रहेगा। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, यमकेश्वर। रूस के जरिए यूक्रेन पर जंग थोपे हुए आज 1 महीना पूरा हो गया है। दोनों मुल्कों की फौजें कई शहरों में आमने सामने है। लड़ाई लगातार जारी है। खार्किव में रूस ने बीती शब बमबारी की। मारियोपोल में घमासान जारी है। रूसी हमले के 1 माह मुकम्मल होने पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि रूस यूक्रेन पर हमले न करता अगर इसे ये पता होता कि इसे सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। तो यूक्रेन पर रूसी जारहियत को 1 माह मुकम्मल हो गए। इस दौरान काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। पेश है रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूसी जारहियत का 1 महीना पूरा हो गया है। रूसी हमले ने यूक्रेन और यूक्रेनी आवाम का सब कुछ तब्दील कर दिया है। जान और माल का बेपनाह नुकसान हुआ, लाखों अफराद बेघर हो गए। गैर यकीनी की सूरत हाल हुनूज बनी हुई, लेकिन इस 1 महीने के दौरान यूक्रेनी फौज और आवाम का मज़ाहमती किरदार सामने आया है, वो रूस को चौंकाने वाला है। शायद रूस ने यूक्रेन को कमतर समझने की भूल की है। 30-й день, це вже місяць. Якби Росія знала, що їх чекає
у нас таке, я впевнений, вони б точно побоялися сюди йти. За цей місяць ми втримали всі основні напрямки російських ударів. Світ застосував руйнівні санкції, ми працюємо далі, домовляємося ще про нові. ये मुकाबला बराबरी का न था, कहाँ रूस और कहाँ यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन ने अब तक हर महाज पर रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि मगरिबी महाज पर रूसी फौजें पेशकदमी कर रही हैं, जहां रूसी फौज के सामने यूक्रेनी फौज कदरे कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। Я вдячний кожному і кожній з вас, кожному і кожній за цей місяць великої боротьби, звичайно, нашим Збройним силам, звичайно, Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям, рятувальникам, тероборонівцям, розвідникам, працівникам спеціальних служб, багатьом людям, представникам інших професій, хто береже наше життя, хто береже нашу вільну Україну. Слава нашим героям, слава нашим людям, слава нам усім. Слава Україні! रूस और यूक्रेन के बीच एक जानिब घमसान का रन पड़ा है तो मुज़ाकरात का अमल भी जारी है। आलमी बरादरी रूस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। यूक्रेन को अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक से मदद भी मिल रही है। इसके साथ साथ रूस के खिलाफ सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की जा रही हैं। ये लड़ाई फिलहाल ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अबूरी राहत मिल गई। आज कौमी असम्बली का इजलास मरहूम अरकान के लिए दुआ मग़फ़िरत के बाद 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ख्याल है कि आज कौमी असम्बली के इजलास में 15 नुकाती एजेंडा भी जारी किया गया था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल थी। अपोजिशन का दावा है कि इसे तहरीक इंसाफ के अरकान की हिमायत भी हासिल है, जिसे तहरीक इंसाफ ने अदालत में चैलेंज किया है। और पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जब्बार चौधरी मौजूदा कौमी असम्बली में जमातों की सीटों के मुतालिक से जानकारी दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एक जो है वो भूकंप कह लें आप आया हुआ है, एक ज़लज़ला आया हुआ है पाकिस्तान की सियासत में। और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इमरान सरकार के ख़िलाफ़ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना वो मूव करके बैठी हैं। और इस वक्त जो है वो जोड़ तोड़ की सियासत अरूज पर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो नेशनल असम्बली है, जिसको आप जो है वो लोकसभा कहते हैं, वो 342 के ईवान पर मुश्तमिल है। 342 मेंबर्स हैं उसके। और पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट बनाने के लिए मैजिक हिस्सा है वो है 172, यानी जिसके पास 172 नंबर्स होंगे वो पाकिस्तान की सरकार बनाएगा और जिसको चलाएगा। लेकिन सूरत हाल ये कि इमरान खान जो है, उनकी पार्टी PTI जो है, उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल नहीं है। वो उनकी जो गठबंधन की सरकार है, उनके पास 150 लोग हैं अपने, जो उनके हैं 150 हैं, तो वो उससे जो है वो 32 पीपल शॉर्ट हैं। और जो 32 और जो लोग हैं वो उन्होंने जो मुख्तलिफ़ किस्म की 5 पार्टी हैं, जिनमें किसी के पास 2, किसी के पास 5, किसी के पास 7 मेंबर्स हैं, उनको मिला के उन्होंने ये सरकार बनाई हुई है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने जो PTI की जो सरकार है, PTI की जो अपने लोग हैं, उनमें से जो है वो 12 लोगों की सपोर्ट का जो है ना वो दावा किया है। और उनमें से कहा है कि हमने 12 लोग इनके तोड़े हैं और ये लोग जो हैं ये अब इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी बात देखने वाली है कि पाकिस्तान का जो संविधान है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें फ्लोर क्रॉसिंग मना है। अगर कोई मेंबर जो है, अगर कोई सदस्य जो है वो अपनी पार्टी के हेड की एडवाइस के खिलाफ, उसके डिक्लेरेशन के खिलाफ अगर कोई वोट करता है, तो वो अपनी जो सीट है उसको हाथ धोने पड़ सकते हैं, वो डिसीट हो सकता है। तो अपना जो 28 तारीख है, 28 मार्च को कहा जा रहा है कि ये सदम एतमाद पे, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे ऐवान में, हाउस में वोटिंग होगी। उस दिन ही फाइनल नतीजा सामने आएगा। लेकिन मैं फिर अगर जो गवर्नमेंट के एलाइज हैं, अगर वो अपनी सपोर्ट खींच लेते हैं, तो फिर इमरान खान की हुकूमत जो है उसको गिरने से रोका जाना नामुमकिन होगा। लेकिन अगर वो लोग इत्तेहादी साथ रहते हैं, तो फिर इमरान सरकार का गिरना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो विपक्ष पार्टीज़ हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो दिन रात कंसल्टेटिव प्रोसेस में मेहनत कर रहे हैं, लोगों को साथ जुटाने में लगे हुए हैं। तो इसका जो सूरत हाल है वो 172 लोग जो हैं वो अपोजिशन ने ईवान में जाके शो करने। अच्छा, एक बात ये भी कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लेके आता है, तो अपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर ये ओनस चला जाता है कि वो 172 पीपल जो है उन्होंने शो करने हैं कि अब जो 172 पीपल्स हैं
वो अपोजिशन के साथ हैं, वो गवर्नमेंट के साथ नहीं है, इसलिए जो है ना उनको हुकूमत करने दी जाए। तो 172 का मैजिक हिंसा कौन लेके आएगा, इसको देखने के लिए हमें 28 मार्च का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।